हेलो दोस्तों। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि एक जीनियस जो है वो विदाउट स्ट्रेटजी और प्लानिंग फेल्योर हो जाता है, जबकि जो एक मेडियोकर है वो प्लानिंग के साथ जो है सक्सेसफुल हो सकता है। इसका यही अर्थ है कि अगर हमारे पास स्ट्रेटजी बेहतर नहीं है और अगर हमने अच्छे से तैयारी, बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत किया, लेकिन जो है हमने क्या किया कि हमारी स्ट्रेटेजी सही नहीं रही, तो हम कहीं ना कहीं जो है अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो हमेशा देखिए, हार्ड वर्क मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपका स्मार्ट वर्क, मायने रखता है आपकी स्ट्रेटेजी, मायने रखता है आपने जो प्रिपरेशन किया वो किस माइंडसेट से किया। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं आज कि जो बीपीएससी का प्रीलिम्स है उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वैसे तो देखिए, अगर कहा जाए तो यही है कि बीपीएससी प्रीलिम्स का जो है आपके मेन एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि इसके मार्क्स नहीं जुटते हैं आपके फाइनल कट ऑफ में। लेकिन आप देखेंगे कि बिना प्रीलिम्स को क्वालिफाई किए आप मेन लिख नहीं सकते हैं। तो ये बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेन पहले प्री आप क्वालिफाई करें। नहीं तो फिर आप मेन की आपकी बहुत अच्छी भी तैयारी रहेगी तो भी आप मेन नहीं लिख सकते हैं। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी से हम कैसे सफल हो सकते हैं बीपीएससी के प्रीलिम्स में। तो सबसे पहले आप लोग सबको पता है कि 150 क्वेश्चंस होते हैं। आपने अगर सिलेबस देखा होगा या सब आप लोग देते हैं एग्जामिनेशन, बहुत लोग नए होंगे, वो भी जान लें कि 150 क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। और इसमें जो है आपका मार्क्स जो है, चूंकि अब 68 बीपीएससी से जो है इसको नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है, तो इसमें जो आप मार्क्स देखेंगे अब जो है, आप 95 से 100 के बीच अगर लाते हैं तो सेफेस्ट जोन में है, बिल्कुल 100% आपका श्योर हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि 68 में कितना था, तो 92 मान लीजिए, इतने मार्क्स थे, 91 पॉइंट कुछ थे, तो 92 मान लीजिए। तो आप अगर इतने से इतने को अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आप जो है बिल्कुल सफल होंगे। आपको इसके लिए जो होता है, टाइमिंग कितना दिया होता है, 2 घंटे, 2 आवर्स रहते हैं, समय रहता है सॉल्व करने के लिए। और आपका जो है नेगेटिव मार्किंग है, तो एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो उसमें 0.33 नंबर जो है कम हो जाते हैं वैसे आंसर से, जहाँ पे कि आपने जो है आ, सही किया है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं जो ये मार्किंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो सही क्वेश्चन है उसको ही सॉल्व करें। जब देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो 118, 120 ऐसे करके जाते थे मार्क्स, क्योंकि 150 में 150 लोग सॉल्व कर लेते थे, आए ना आए 150 में 150 लगा लिया, और उसमें से जो सही हुआ तुक्का भी लगा लेते थे। तो अब आपके पास तुक्के के चांस जो है, मतलब 100% तुक्का तो आप नहीं ही लगा सकते हैं, इस बात को आप मान लीजिए। और जो आता है हम उसी को कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम, जो 150 क्वेश्चन है उसमें आपको दो तरह के क्वेश्चन रहेंगे। एक तो आपके जो रहेंगे क्वेश्चन, डायनेमिक क्वेश्चन रहेगा। डायनेमिक का मतलब समझते हैं आप, जो चेंज होता है, जो गतिशील है, जो चेंजेज होता है। जैसे आप देखेंगे करंट अफेयर्स है, जैसे आप देखेंगे कि साइंस एंड टेक का पार्ट है, जैसे आप देखेंगे इकोनॉमी का कुछ पार्ट है। तो कुछ चीजें जो है बिल्कुल डायनेमिक है, जैसे करंट अफेयर्स कभी भी आप एक चीज पढ़ाई इस साल तो अगले साल आप नहीं दे सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल डायनेमिक हो गया। फिर हिस्ट्री जो है स्टैटिक में, अब देखेंगे तो हिस्ट्री जो है बिल्कुल स्टैटिक है। हिस्ट्री 100% स्टैटिक है, क्योंकि हिस्ट्री में जो हिस्टोरिकल फैक्ट हैं वो कभी, मतलब वो चूंकि हिस्ट्री है तो चेंज तो नहीं होगा। लेकिन ज्योग्राफी है जिसमें कि कुछ आपका डायनेमिक वाला पार्ट भी है, जैसे कि कुछ जो नए चीजें अभी हो रही हैं उससे रिलेटेड घटनाएं घटती हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमी में भी कुछ पार्ट है, साइंस टेक में है, लेकिन साइंस का जो बेसिक पार्ट है वो क्या है आपका स्टैटिक है। ज्योग्राफी का बेसिक पार्ट क्या है, वो स्टैटिक है। इकोनॉमी का भी बेसिक पार्ट जो है, जो कॉन्सेप्ट से संबंधित है, वो आपका स्टैटिक है। तो ये दो तरह के चीजें हैं आपके जो पूछा जाता है। फिर दूसरा चीज आप देखेंगे, एक है
ये तो हो गया आपका स्टैटिक और डायनेमिक। दूसरा हो गया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा जो होता है आपका फैक्चुअल होता है। आप सबको पता है कि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव मीन्स कि या तो सही है या तो गलत है। सब्जेक्टिव जो होता है मेन होता है, सब्जेक्टिव में होता है कि हमारे पास स्कोप होता है कि हम उसको लिख के बता सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है, आपका एक क्वेश्चन दिया गया है और उसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और उस 4 ऑप्शंस में ही आपको एक ऑप्शन जो है चूज करना है, और उसी पे आपका जो है पूरा मार्किंग डिपेंड करता है। तो ये तो आप देखेंगे कि जो है आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखिएगा कि स्टैटिक पार्ट को अगर आप पढ़ लेंगे, बिहार का भी स्टैटिक पार्ट होगा आपका। पार्ट्स आप देखेंगे कि कौन कौन पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है आपके, जैसे हिस्ट्री से हो गए, हिस्ट्री से मॉडर्न हो गए, आपका एंशियंट हो गया, मेडिएवल हो गया। उसमें भी आप पार्ट देखेंगे कौन सबसे ज्यादा है आपका, तो आपका मॉडर्न का ज्यादा पार्ट रहता है और एंशियंट का ज्यादा रहता है। फिर ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में जो है आपका इंडियन ज्योग्राफी भी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन, तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी का ज्यादा रहेगा। फिर बिहार का भी इसमें क्वेश्चन रहता है। फिर आपका देखेंगे क्या, साइंस है, साइंस में जो है आपका पूरी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। फिर आपका देखेंगे क्या है, आपका इकोनॉमी है, इकोनॉमी में भी आपका स्टैटिक और जो डायनेमिक दोनों क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं और फैक्चुअल भी होते हैं। फिर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर आपका करंट है, और फिर बिहार है। इसी में आप साइंस टेक देख लेंगे, और इतने ही सेक्शन से आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। करंट अफेयर्स में भी सब जुड़ा रहेगा, पॉलिटी में भी, इकोनॉमी में भी, साइंस में भी, ज्योग्राफी में भी। करंट जो है इसमें सब जगह आपका जुड़ा रहेगा। तो करंट एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है यहाँ पर, जिसको कि आपको देखना चाहिए। तब हम देखते हैं कि आपका जो है प्रिपरेशन जब करते हैं, तो इसमें जो है आपका मेंस का अगर आपने प्रिपरेशन किया होगा तो कॉन्सेप्ट जो है आपका डेवलप होता है। पहले अगर हम लोग ने मेंस की प्रिपरेशन की है तो उससे जो है हमारा कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से डेवलप होता है, फाउंडेशन जिसको कहते हैं, ये हमारा कहाँ से होता है, मेन की प्रिपरेशन। मेंस की प्रिपरेशन मीन्स जब हमने पढ़ाई किया है, एनसीईआरटी पढ़ा है, तो आपका जो है एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो जो कॉन्सेप्चुअल पेपर है वो आप देखेंगे, जो आपके मतलब जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि डायरेक्ट आपके मन में नहीं, डायरेक्ट आप नहीं जानते होंगे उसका आंसर। मतलब कॉन्सेप्ट जानने का क्या फायदा है, हो सकता है कि डायरेक्ट आपको कहीं क्लिक नहीं करता होगा, कि नहीं लगता होगा कि याद है हमको। लेकिन जब आप आंसर देखेंगे, उसका ऑप्शंस देखेंगे, तो आपको क्लिक करेगा, अरे एक कॉन्सेप्ट से हम उसको रिलेट कर पाते हैं, ये हमारे सब कॉन्शियस ब्रेन में कहीं ना कहीं जो होता है, और वो क्लिक करता है। लेकिन क्या है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, चूंकि ये कॉन्सेप्ट है, तो अगर आपने अच्छे से समझा है और उसमें 4 ऑप्शन है, हो सकता है कि एक दूसरे के ऑप्शन जो है बहुत क्लोज हो, तो उसको बहुत अच्छे से आपने समझा है, तब जाके फिर आपका जो है वो हम सही से कर पाते हैं। तो दूसरा जो है हम देखते हैं फैक्चुअल, बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ये आपको या तो आता है या नहीं आता है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसने किसने लीड किया था, भगवान महावीर का जो मोक्ष स्थल है वो कहाँ स्थित है, जीवन का अधिकार जो है आपके किस आर्टिकल में है,
गंडक की सहायक नदी कौन सी है। तो ये क्या है, आपको ये याद करना पड़ता है, ये आपको जो है कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्या है, फैक्ट है जो कहीं ना कहीं जो है आपको याद करना होता है। लेकिन होता क्या है कि अगर हमने अगर कॉन्सेप्ट और फैक्ट को मिला के पढ़ा है, जैसे कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ा है और उसके साथ अगर फैक्ट को याद किया है, तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन हॉल में वो याद आएगा फैक्ट। तो सिर्फ अगर हमने फैक्ट को रटा है तब थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अगर हमने कॉन्सेप्ट के साथ ही उसको याद करने की कोशिश की है तो आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छे से आपको याद आता है। जैसे हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा है, अब फंडामेंटल राइट्स में हमको पता है कि जो आर्टिकल है वो हमारा जो पार्ट 3 है उसमें जो है आपका आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है हमारा फंडामेंटल राइट। तो मान लीजिए इसके बीच में कोई भी एक आर्टिकल का नाम दिया और वही मतलब उसमें से एक ही का नाम दिया है, तो आपको अगर ये पता है कि हाँ यहाँ से यहाँ हमने पढ़ा था, तो आप उसको बना सकते हैं आराम से, उसको क्लिक कर सक जाएगा आपको कि हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ये तो हुआ आपका कि जो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको हम जो है कैसे समझें, कैसे देखें। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है उस पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। उसको अगर आपने बहुत अच्छे से समझने के दौरान बहुत अच्छे से समझा है तो फिर वो काफ़ी अच्छे से आपको क्लिक करेगा। और फैक्चुअल में आपने याद कैसे किया है उसको कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करके, वो आपका मायने रखता है। अब देखते हैं हम जो अगला आता है हमारा कि हम जो है रिवीजन कैसे करें। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं तो हम जो है अगर उसको रिवाइज नहीं करेंगे, अभी हम अगर ने पढ़ा तो हमें पता रहता है कि हमें लगेगा कि याद है, लेकिन अगर हमने उसका रिवीजन नहीं किया तो वो जो है आपको कहीं ना कहीं जो है सही से याद नहीं रहेगा। तो आप देखेंगे जितने भी टॉपर्स का आप इंटरव्यू सुने तो कहेंगे कि 30 बार हमने रिवीजन किया था, 20 बार हमने रिवीजन किया था। तो ये रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है जब आप पढ़ रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए। कैसे, एकदम कंसाइज वे में। मतलब जैसे आपने एक किसी चीज को पढ़ा, आर्टिकल को पढ़ा या किसी घटना को, या ज्योग्राफी का मान लीजिए रिवर सिस्टम पढ़ा, तो हमने क्या किया, रिवर सिस्टम का एक अपने समझ से एक नोट्स बना लिया। जैसे कि नॉर्थ भारत की जो नदियां हैं और साउथ भारत की जो नदियां हैं, जो पेनिनसुलर नदियां हैं और जो हिमालय की नदियां हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, दोनों की कौन कौन सी नदी निकलती है और कहाँ कहाँ निकलती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ उसका मुहाना है, और मेन सहायक नदियां जो है वहां पे कहाँ कहाँ मिलती है। तो एक हमने क्या किया, मैप भी ड्रॉ कर लिया साथ में, और साथ साथ क्या है कि उसके बारे में फैक्ट भी हमने कोशिश की कि एक पेज में जो है उसको कैसे हम लिख लें। क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तो आपका क्या होगा, ये आसान हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, जैसे कि लगेगा कि अरे हम तो जैसे जान रहे थे, लेकिन हम बिना रिवीजन का क्या होता है, हम जान तो रहे थे लेकिन हमने रिवीजन नहीं किया, वहां पे हमको क्लिक नहीं कर पा रहा है। इसी तरह से जो फैक्ट है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहीं करंट में अगर देखेंगे, प्रधानमंत्री कहीं यात्रा पर गए या दूसरे देश के प्रधानमंत्री कहीं हमारे यहाँ आए, तो उसमें कुछ अगर महत्वपूर्ण समझौता हुआ उसको एक बार मैप में देख लीजिए। फिर कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं अगर नई शुरू की गई हैं तो उसको देख लीजिए। फिर क्या है, आपका कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है जिसने कि व्यापक रूप से प्रभाव डाला है बिहार पे या फिर भारत पे, तो उस घटना को देख लीजिए। फिर आपदा, कोई ऐसी आपदा आई हो जिसने कि सच में पूरे मतलब ऐसा लगा जैसे कि इस आपदा ने क्या किया कि पूरे अर्थव्यवस्था को, पूरे सोसाइटी को चरमरा के रख दिया, तो उसके बारे में फैक्ट्स को इकट्ठा कर लीजिए आप और उसको समझने का प्रयास कीजिए, याद कर लीजिए, एक जगह आप उसको रख लीजिए। फिर उसके बाद इसी तरह से इंटरनेशनल कोई घटना घटी है, तो जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे इजराइल में हुआ, तो ये सब चीज को क्या करना है, हमको एक जगह कलेक्ट करके रख लेना है, उसको नोट्स बना लेना है। तो ये चूंकि बाद में जो है आपका बहुत ज्यादा काम आएगा। ये तो हो गया आपका कि कैसे हम रिवीजन करें। तो रिवीजन के लिए आप क्या करिए, इसको नोट्स बनाइए और नोट्स को जो है बार बार जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप अपना
एक रख लीजिए नोट्स बना के और बार बार उसका रिवीजन कीजिए। फिर चौथा चीज जो आता है आपका, ये आता है कि सेट प्रैक्टिस। देखिए ये सेट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करेंगे तो ये संभव नहीं है कि आपका प्री आसानी से निकले, क्योंकि हम 3-4 बार अगर प्री में ही लगा दिए तो फिर हम बहुत ज़्यादा ये मेंटली भी बहुत थक जाते हैं और बहुत ज़्यादा फिर लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है हमारा क्या होता है, लो हो जाता है। तो ये हम क्यों करें, जब हम इसको कर सकते हैं एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, तो हम इसको क्यों ऐसा समझें कि हमारा जो है नहीं होगा। सबसे पहले तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं 10 ईयर का, आप इसको क्या कीजिए, जब आपने अच्छे से पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, याद कर लिया, तब आपको जो है 10 ईयर के क्वेश्चंस को निकालिए और जो है आपका इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। कैसे, जैसे 2 घंटा आपको जो मिलता है, जो 2 घंटे के समय मिलते हैं आपको एग्जामिनेशन हॉल में, अपने आप को बंद कर लीजिए कमरे में और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। हो सकता है कि पहली बार में आपको बहुत ही खराब नंबर आए, तो उससे घबराना नहीं है हम कि उससे ज़्यादा परेशान हो गए, ये हो गए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि हम पहले ही बार में बन जाए, तब तो हर कोई एक बार में बन जाता, लेकिन नहीं, सबको वो रास्ता गुजरना ही पड़ेगा। हम आपको कितना भी आप बेस्ट से बेस्ट कोचिंग में कर लें, कितना भी आपको दूसरा कोई बता दे, लेकिन आपको वो खुद करना पड़ेगा, तब जाके आप सफल होते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, मान लीजिए पहली बार में कम नंबर आए, कोई बात नहीं, आप इसको क्या कीजिए, एक डायरी बनाइए। डायरी में जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुए हैं उसको लिख लीजिए और उसको लिख के उसके बारे में जो है अपना एक बना लीजिए कि हाँ, हमसे जो है ये क्वेश्चन है जो हमको नहीं आया और हमको इतना सॉल्व करना था। तो इसके बारे में एक आपका फैक्ट्स बुक जमा हो जाएगा कि इतने इतने क्वेश्चंस पे हमको ध्यान देना। इससे आपको ये 2 चीजें पता चलेंगी। एक तो ये पता चलेगी कि शायद हमको आता था और हमको मतलब हो सकता है कि 50-50 आता था, इसमें हमने गलत कर दिया। दूसरा चीज ये पता चलेगा कि अच्छा, हमको इसको यहाँ से पढ़ना है, ये हमने जो है यहाँ से हम पढ़ेंगे तो ये इसको समझ में आएगा और इसको ऐसे पढ़ना था। तो 2-3 चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और अगली बार देखिएगा कि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा उससे। और क्वेश्चन बहुत सारे इसमें रिपीटेशन भी होते हैं, तो ये भी आपको इससे जो 10 ईयर का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। और दूसरा होता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज कोई अच्छा टेस्ट सीरीज, ऐसा नहीं कि कोई भी टेस्ट सीरीज हमने ज्वाइन कर लिया जिससे कि कोई फायदा नहीं होता। कोई अच्छा टेस्ट सीरीज जो है आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं उसको ऑनलाइन, क्योंकि आपका समय बहुत बचत होता है उससे। और उसको भी आप जो है सॉल्व कीजिए, जब तक कि आपको, कब तक करना है, टाइम कब तक कहते हैं कि कब तक करना है इसको, जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए, ऐसा ना लगने लगे कि हाँ अब जो है हम जो है इसको प्री को क्रैक कर सकते हैं, तब तक इसको उतना सॉल्व कीजिए, जितनी बार हो सकता है, 4 बार 10 बार, जितनी बार इसको मन करता है आपको सॉल्व कीजिए। और आप देखिएगा कि एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा और उसके बाद जो है कॉन्फिडेंस के कारण जो है आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये जो है आपका क्या करेगा, कॉन्फिडेंस देगा। एग्जामिनेशन हॉल में आप जब जाएंगे तो आप अलग ही जोश में रहेंगे, आपका अलग ही माइंडसेट रहेगा कि हमने, एक अलग कॉन्फिडेंस आता है ना कि हमने तैयार किया है। ठीक है, एक डायरी में बना के आप लिख लेंगे, उसको रिवीजन करेंगे। फिर आते हैं आप करंट अफेयर्स के लिए क्या करेंगे। एक करंट अफेयर्स का जो सेक्शन आता है, देखिए करंट अफेयर्स जो पूछा जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। करंट अफेयर्स 2 तरह का होता है, एक तो होता है कि जो बिल्कुल सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है वो भी पूछा जाता है, और एक जो होता है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि बांग्लादेश में कुछ हुआ, तो अब नॉर्थ ईस्ट का जो बॉर्डर है, नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर से कौन कौन बांग्लादेश की कंट्री को टच करता है, फिर नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी मतलब जो स्थान है, या फिर बांग्लादेश का कुछ ऐसा जगह जहाँ पे कि घटना घटी हो और न्यूज में बहुत रहा हो। तो इस तरह की चीजें जो है आपको ये ज्योग्राफी का है, लेकिन करंट से पूछा जाता है जोड़ के, और उसको लगे कि करंट में, क्योंकि वो न्यूज में रहा है। और दूसरा जो होता है आपका
फुल्ली करंट अफेयर्स होता है। तो आप देखेंगे कि 1 साल का जो है प्रीवियस 1 ईयर का 1 ईयर का करंट अफेयर्स को आप तैयार रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक डायरी में, मतलब अपना एक डायरी बना लें। अब क्या होता है कि हम सोचते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण हर महीने पढ़ रहे हैं, उसी को याद कर लेंगे, उसी को कर लेंगे, फिर 1 साल वाला प्रतियोगिता दर्पण ले लेंगे, तो ये बहुत थकाऊ प्रोसेस हो जाता है। इससे क्या होगा कि आप बार बार एक ही फैक्ट को पढ़ेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि अपना एक डायरी बना लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट लगे घटना, जैसे हमने पढ़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट बना, एक उसमें आप उसको नोट डाउन करते जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो रिवीजन का समय है ना, वो बहुत ज़्यादा बचत होगा। ये ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ, जो हम बार बार जो है इतनी मोटी किताब, बाद में आपको इतनी मोटी किताब निकाल के जब आपका एग्जाम का 7 दिन बचा रहेगा तो आप किताब नहीं दोहरा सकते हैं। आपको हमेशा लगेगा कि फिर कॉन्फिडेंस नहीं आया, कुछ नया फैक्ट देख लिया, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आप उसको क्या करें कि अपने लैंग्वेज में उस घटनाक्रम को लिख लीजिए। तो ये तो हो गया आपका सारा जो कैसे कैसे करना है। तो जो एक जो आपका पोर्शन है आपका स्टैटिक और जो डायनेमिक, स्टैटिक को आप कीजिए, उसका भी एक डायरी बना लीजिए, एक अच्छा सा बना लीजिए, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जो कि क्वेश्चंस आते हैं। फिर क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया, जो नहीं बन रहा है, उसका भी बना लीजिए। फिर करंट अफेयर्स का बना लीजिए। तो ये जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब आते हैं कि नेगेटिव मार्किंग जो होता है उसमें हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग क्या करता है कि आपके सही क्वेश्चन से जो है वो मार्क्स को काट लेता है। तो आप उसको जो है एग्जामिनेशन हॉल में कैसे सॉल्व कीजिए। एक होता है ना कि बहुत अच्छी तैयारी कर ली हमने, बहुत अच्छा हमारा सब कुछ तैयार था, लेकिन हम जाके एग्जामिनेशन हॉल में सही से प्रिपेयर नहीं कर पाए। एंजाइटी रहती है किसी को, कोई OMR भरने में गलत कर देता है। तो हम जो है इसको देखते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपका क्या स्ट्रेटेजी हो। वो तो पढ़ने में था आपका, अब एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले क्या कीजिए आप, 3 स्टेजेस में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्यों करते हैं 3 स्टेजेस में? क्योंकि आपने अगर फर्स्ट स्टेज में ही किया सारा क्वेश्चन का, तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो है, आपका दिमाग जो है बहुत थक जाएगा। तो पहले स्टेज में आप किसको कीजिए, जिसपे आप 100% श्योर हैं कि ये क्वेश्चन जो है हमको 100% आता है। और पूरे क्वेश्चन पेपर को, ये नहीं कि पहला क्वेश्चन देखा उसमें अगर नहीं आया, हो सकता है पहला 3-4 पेज बिल्कुल नहीं आता हो आपको, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको उसमें ही अटक जाना है कि अब नहीं आ रहा है तो हम क्या करें। ऐसा नहीं करना है। पहले हमको करना क्या है कि 100% जो क्वेश्चन आता है, पूरा 150 क्वेश्चन को हमने देखा और 100% जो आता है पहली बार में हमको जो आता है उसको मार्क किया, फिर हम आगे गए सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में क्या किया, मान लीजिए हमको 50% से 70% के बीच में आता है, जहाँ पे हम 100%, ज़्यादातर देखिएगा आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ऐसे आते हैं कि जहाँ पे आप लगेगा कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा दिमाग को शांत कीजिए, और कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस ब्रेन में वो आंसर होता है, वो आपको क्लिक करेगा। और जहाँ पे आपको लगे कि नहीं ये चीज़ जो है मतलब आंसर को देखिए, आंसर में जो 4 जो आपके ऑप्शंस हैं, और ऑप्शन से उसको कट कीजिए। अच्छा ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं, मान लीजिए 2 ऑप्शन आपने कट कर लिया और आपका 2 ऑप्शन बचा। अब 2 ऑप्शन में जो आपका 50-50 में जो लग रहा है कि ये जो है हमारा जो चांस बनाता है, तो ये हमारा सही है, तो आप वहां पे रिस्क ले सकते हैं। इसको कहते हैं कैलकुलेटिव रिस्क लेना। ये नहीं कि आपने अंधाधुंध जाके मार दिया, ये नहीं करना है। पहले तो आप देखिए, आपको लगेगा कि हाँ, पहली बार में लगेगा कि नहीं ये आंसर होना चाहिए, और जो पहली बार में स्ट्राइक करता है मोस्ट प्रोबेबली वही सही होता है, अगर आपने वहां पे दिमाग को अपने शांत रखा है तो। तब ये क्या कीजिए, आप वहां पे ऑप्शन को देखिए, अगर दूसरा फिर नहीं हो पा रहा है तो ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में देखिए कि कौन से नहीं हो सकता है इसमें, उससे बढ़िए आगे। और उसके बाद जहां पे लगे कि हाँ ये जो 2 क्वेश्चन में ये सही है, तो उसको आप कीजिए। फिर ये आएगा कि बिल्कुल ही नहीं आता है आपको, 100% नहीं आता है, तो यहाँ पे आपका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
ये सब हो सकता है। मेंटल एबिलिटी सब में 1-2 क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाता है, किसी का मैथ है तो उसका पूरा हो जाएगा, और उसका नहीं है तो ये नहीं होगा। तो ये जो है आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे रिस्क जो है कम लीजिए। यहाँ पे नहीं कि हमने क्या किया कि हमको ऐसा लग रहा है, 100% नहीं लग रहा है, मतलब नहीं जानते तब भी हमको लग रहा है तब भी मार लिया, तो ये बहुत घातक है, इसको मत कीजिए। ये जो है आपका 3 स्टेजेज है इसको सॉल्व करने का। तब यहाँ पे जब हम देखते हैं कि ऐसे भी आपको 150 क्वेश्चन है, उसमें आपको करना कितना है, 95 से 100 के बीच करना है। तो 50 क्वेश्चन नहीं भी आता तो हमको 50 क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ जाता है, लेकिन चूंकि 95 से 100 के बीच में लाना है तो हमको जो है 100 तक बिल्कुल सही, मतलब हमारा एकदम सही होना चाहिए। ये नहीं कि 100 में भी हमने तुक्का लगाना शुरू कर दिया। तुक्का बहुत जल्दी सही नहीं होता है, ये आपके सही नंबर को जो है, जो सही है आपका, उसको आपको काट देगा। तो ये कौन सा काम आएगा, यहाँ पे आपका रिवीजन काम आएगा, प्रैक्टिस काम आएगा, और जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया है लॉन्ग टर्म में, जो आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, वो यहाँ पे काम आएगा। अब आता है OMR सीट को हम कैसे भरें। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि हमने 150 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, उसके बाद हम लास्ट में भरना शुरू करते हैं, उससे बहुत दिक्कत आती है। उससे क्या दिक्कत आएगी कि कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा लगेगा टाइम नहीं है, जल्दबाजी में आप क्या करेंगे, गड़बड़ भर देंगे। फिर क्या होगा, कभी कभी ऐसा लगेगा कि जैसे हम अचानक से देखते हैं तो हो सकता है कुछ ह्यूमन एरर आ जाए। तो ये सब चीजों के कारण कहीं एक क्वेश्चन भी आपका गलत होता है जो सही है, और आपने सही बनाया है, तो आप सोचिए कि जो सही है उससे आपका कट जाएगा। तो इसके लिए क्या करना, OMR सीट को आपको क्या करना है, जो आपने पहली बार इसको सॉल्व किया था उतना आप जाके OMR सीट में भर लें। अब उसका इंतजार नहीं करें कि 100 क्वेश्चन जब सॉल्व होगा, हमको 5 ही पहली बार में सॉल्व होता है, 10 ही आता है, तो पहले 10 को हम क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। फिर उसके बाद जब दूसरी बार में जितना आ रहा है उसको फिलअप करेंगे, फिर तीसरी बार में जितना आ रहा है फिलअप करेंगे। तो 2-3-4 बार आप देखेंगे, क्वेश्चन को भी देखेंगे, तो धीरे 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 ना क्वेश्चन भी जो है पहली बार जो देखते हैं उसमें, और 2-3 बार जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि एक आपकी दोस्ती हो जाएगी क्वेश्चन से। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आपको क्लिक करने लग जाएंगे जो पहली बार में ऐसा लगा था कि हमको नहीं आता है। तो कभी भी OMR सीट को आप ऐसा ना करें कि 150 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे तब जाके हम उसको भरेंगे। ये आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में गलती नहीं करनी है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जो है बहुत ज़्यादा हमको एंजाइटी होती है। एंजाइटी संभव मतलब लाजमी भी है, ये हम लोग सबों को होता है, और ये कारण है इसका क्योंकि हम कहीं ना कहीं डरे होते हैं कि हमारा क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, बनेंगे मतलब सॉल्व होगा नहीं होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। ये सबके साथ होता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। तो कॉन्फिडेंस रखने के लिए जो है आपको सबसे पहले तो क्या है कि जो लास्ट टाइम रिवीजन करते हैं सिर्फ उसी पर फोकस रहिए आप। दूसरा चीज़ क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो है आप क्या कीजिए वहाँ पे कि कोई मीठा टॉफ़ी, जैसे कहते हैं ना मीठा जो कहता है आपके एंजाइटी को कम करता है, तो आप मुंह में हमेशा जो है वो रखे रहिए मुंह में, और हमेशा जो है उसको मतलब आपका जो स्ट्रेस जो है बिल्कुल वहाँ पे होना चाहिए, वो नहीं होगा आपका, धीरे 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 स्ट्रेस कम होगा। फिर पानी का बॉटल जरूर रखिए वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें क्या है, आप जब च्युइंगम कुछ चबाते हैं तो उनका क्या होता है, स्ट्रेस जो है बर्न होता है। तो ये सब चीज़ तरीका है जो आप कर सकते हैं। तो चॉकलेट वॉकलेट आप रख लीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा। तो ये आप देखिएगा कि हम लोग ये बहुत अच्छे से करते थे, तो थोड़ा सा दिमाग उधर से हटता था, तो आप बहुत अच्छे से आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे लोग कि ये नोट्स बनाना जरूरी है कि नहीं है। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले तो क्या करता है कि ये आपके जो समय है ना उसको बचाता है। समय इसलिए क्योंकि इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। मान लीजिए आपने NCERT पढ़ी है, मान लीजिए आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, मान लीजिए आपने प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा है, मान लीजिए आपने लूसेंट का भी कुछ पार्ट पढ़ा है, तो आप एग्जामिनेशन के जस्ट कुछ समय पहले आप उसको रिवीजन नहीं कर सकते कि मोटी किताबें उठाए। उससे क्या हानि होगा, एक तो समय आपका बहुत ज़्यादा लग जाएगा, दूसरा चीज़ नई चीज़ें आपने देख ली तो आपको कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा कि अरे ये नहीं आता है। हमेशा दिमाग, आदमी का दिमाग जो है ना, जो नहीं आता है उस पर बहुत ज़्यादा जाता है, तो इस चीज़ को आपका ख़त्म कर देगा, वो कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देगा। तीसरा क्या होगा, फोकस्ड नहीं रहेंगे। जैसे हमने अपना नोट्स बनाया है ना, तो हम फोकस्ड हैं कि हमको यही 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 हमको उसको रिवीजन करना है।
फिर क्या होता है, आपका भटकाव नहीं होगा। भटकाव इन द सेंस कि अरे चलो ये पढ़े हैं तो उससे रिलेटेड ये भी पढ़ लेते हैं, उधर भी चले जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। अपने अपने क्वेश्चन, अपने जो नोट्स बनाया है उस नोट्स पे आप टिके रहेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, और जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार आप उसको वहाँ पे मार्क कर दीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि अरे हमने तो इसको 5 बार पढ़ लिया है, 10 बार पढ़ लिया, 20 बार पढ़ लिया है। तो ये क्या होगा, आपका जो है प्री में जो है खास करके ये बहुत ज़्यादा काम आता है कि हाँ हमने जो है इसको इतनी बार रिवीजन किया है। तो ये जो है प्री का एक माइंडसेट जो है आपका, वो बहुत अच्छा तैयार होता है, क्योंकि ओवरऑल गेम किसका है, ये माइंडसेट का ही है। अगर आपने ये सोचा है कि हमसे नहीं हो पाएगा, मतलब हमने तैयारी नहीं अच्छी की है, तो आप देखिएगा कि वहाँ पे कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा खराब हो जाएगा कि आप नहीं बना पाएंगे, आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर माइंडसेट आपका है कि नहीं हमने तो अच्छे से तैयारी की है, हमने लिखा है, हमने किया है, तो आपका हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी है बेसिकली, जो आपका एग्जामिनेशन के तैयारी से लेके एग्जामिनेशन हॉल तक कैसा होना चाहिए और कैसे आपको करना चाहिए, ये आप अगर फॉलो करेंगे, अगर इसको मानेंगे, तो नो डाउट आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से होगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा कि आप सेलेक्ट नहीं होंगे। धन्यवाद।